नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के हिसाब से आज की अपनी जो सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे सीरीज नंबर 5। और दोस्तों यहाँ पे अपन 9,999 क्वेश्चन की यहाँ पे सीरीज चला रहे हैं और जल्दी अपन मॉर्निंग सेशन में यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और लाइक करिए दोस्तों। तो आज अपनी जो सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी सीरीज़ नंबर 5। लेकिन साथ ही में दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथियों को दोस्तों दूसरे को भी आप चैनल को लिंक भेजकर उसको सब्सक्राइब के लिए आप उनको बोलिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और तो अब आज की जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों सीरीज नंबर 5 का, वो आपको देखिए दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, न्यूरॉन की सबसे लंबी संरचना क्या कहलाती है। दोस्तों न्यूरॉन जिसे अपन तंत्रिका के नाम से जानते हैं, न्यूरॉन जिसे अपन तंत्रिका कहते हैं, तंत्रिका तंत्र जो शरीर का पूरा मेन पावर होता है दोस्तों यहाँ पे, तो न्यूरॉन की सबसे लंबी संरचना है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। डेंड्रॉइड, साइटोप्लाज्म, एक्सॉन या फिर नाभिक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है एक्सॉन। एक्सॉन होता है वो न्यूरॉन का दोस्तों यहाँ पे सबसे लंबी यहाँ पे संरचना होती है दोस्तों। जो तंत्रिका होती है दोस्तों, यहाँ पर आपने जो तंत्रिका देखी है उसकी जो एक्सॉन होती है, ये वाला जो पार्ट होता है ये एक्सॉन कहलाता है। तो ये इसका सबसे लंबी संरचना होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, और क्लास को भी शेयर करिए दोस्तों। क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया, अगर आप शेयर और लाइक में बहुत कम करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे मस्तिष्क को संतुलित करने वाला, जो उसको कंट्रोल करने वाला भाग है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। जो नर्वस सिस्टम है तंत्रिका है, उसका कौन सा पार्ट होता है जो अपने ब्रेन को कंट्रोल करता है। दोस्तों जो ब्रेन को कंट्रोल करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है सेरिबेलम। सेरिबेलम ब्रेन का जो मस्तिष्क का भाग है वो यहाँ पे कंट्रोल करता है, जो मस्तिष्क को संतुलन की बना के देता है, वो यहाँ पे सेरिबेलम या इसका पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो CNS जिसे अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, तो उसमें क्या शामिल नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जिसे CNS के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है PNS और एक होता है दोस्तों ANS। तो इस प्रकार अपन तंत्रिका को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, CNS, PNS और ANS। तो CNS के अंदर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें कौन सा यहाँ पे पार्ट है वो शामिल नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों क्लास को भी शेयर और लाइक ज़्यादा ज़्यादा करते रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रोज़ ही यहाँ पे शाम को जो MCQ क्लास लाई जा रही है उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्लास 50 MCQ डेली लाया जा रहा है। उसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 9,999 जो प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसको यहाँ पे एग्जाम से पहले कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 और जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे तंत्रिका होती है। तंत्रिका जिसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में शामिल नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो इसके अंदर जो तंत्रिकाएं होती है दोस्तों, नर्वस होती है वो इसमें शामिल नहीं है, बल्कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु और स्पाइनल कॉर्ड, ये CNS के यहाँ पे पार्ट रहने वाले हैं, जिससे मिलकर तंत्रिकाएं निकलती है। तो ये किसका भाग नहीं रहेगी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का यहाँ पे भाग नहीं है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, रिफ्लेक्स क्रिया का केंद्र कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर रिफ्लेक्स क्रिया है, उसका यहाँ पे केंद्र कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे नर्वस सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों आज के। तो उनमें से जो रिफ्लेक्स क्रिया का केंद्र होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। केंद्र होता है रिफ्लेक्स क्रिया में कौन सा, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, सेरिबेरम और सेरिबेलम। प्रश्न नंबर यहाँ पे 4 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है मेरुरज्जु है दोस्तों। यहाँ पे वो रिफ्लेक्स क्रिया का केंद्र होता है। मेरुरज्जु जिसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता है वो रिफ्लेक्स क्रिया का प्रमुख केंद्र होता है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया अपन इस बोलते हैं। जैसे अपने कोई शरीर के अंदर दोस्तों यहाँ पे
ये अपनी रीढ़ की हड्डी होती है मान लो, तो इससे कोई संचार, मस्तिष्क से कोई सूचना आई तो इसके द्वारा जाती है, और अंगों से सूचना सबसे पहले वापस मेरुरज्जु को जाती है, फिर इसके द्वारा ये अपने को CNS के अंदर जाती है। तो रिफ्लेक्स के अंदर के रूप में जो कार्य करता है वो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? दोस्तों स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसे ANS बोलते हैं, अपन ऑटोनॉमस सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे CNS, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ANS ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जिसे अपन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के रूप में बोलते हैं, जानते हैं। तो इसके कितने भाग होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। और जितने भी दोस्त नए जुड़े हैं वो क्लास को शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। शेयर और लाइक में बहुत कम रहते हैं, शेयर और लाइक का टारगेट अपने को बढ़ा के यहाँ पे 100 तक पहुँचाना है दोस्तों एक बार। तो शेयर और लाइक को आप 100 तक पहुँचाने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 भाग होते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, उसके यहाँ पे 2 भाग होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र का प्रभाव होता है दोस्तों। यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 प्रकार की यहाँ पे तंत्रिका तंत्र किसके भाग होते हैं? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो उनमें से जो सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र है इसका यहाँ पे प्रभाव किस पर रहेगा? हार्ट रेट पे रहेगा, या डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर नींद के लेने से संबंधित कौन सा यहाँ पे रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों सिंपैथेटिक जो तंत्रिका तंत्र है इसका प्रभाव हृदय गति को कम करना नहीं, उसको बढ़ाना होता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 और सही आंसर रहेगा दोस्तों हार्ट रेट को यहाँ पे बढ़ाने का कार्य करता है, वो सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा दोस्तों यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है दोस्तों। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका उदाहरण कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों आज अपने मिक्सअप क्वेश्चन लाए हैं। पहले CNS तंत्रिका नर्वस सिस्टम से संबंधित रहेंगे, फिर मसल से रहेंगे। इस प्रकार अपन मिक्सअप क्वेश्चन लेकर आए हैं आज के क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी में। और क्लास को शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एसिटाइलकोलिन है दोस्तों। यहाँ पे वो न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है, ये अपने को यहाँ पे इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है दोस्तों? यहाँ पे देखा जाए तो मेल और फीमेल के अंदर है वो अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी एवरेज रूप में अपन देखें, औसत रूप में इसको देखें तो इसका औसत वजन लगभग कितना होता है मस्तिष्क का, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 1200 से 1400 ग्राम है वो मस्तिष्क, जिसे अपन ब्रेन के नाम से जानते हैं, वो इसका वजन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे अधिक तंत्रिकाएं किस में पाई जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना। सबसे ज़्यादा जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन है, वो किस में पाई जाती है वो अपने को यहाँ पे इसमें बताना है। स्किन में पाई जाती है, ब्रेन में, मेरुरज्जु, या फिर आँख में, किस में पाई जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बीच में आपको इसका आंसर देना है कि तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो किस नाम से जानी जाती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है वो अपने को बताना है। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वो इसका नाम है, वो अपने को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। हालांकि क्वेश्चन भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बीच में पूछता हूँ। तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे त्वचा होती है। त्वचा के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सबसे अधिक तंत्रिकाएं, नर्व सिस्टम है सबसे ज़्यादा, वो यहाँ पे स्किन के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सबसे अधिक तंत्रिकाएं त्वचा में पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखें दोस्तों। न्यूरॉन का कार्य क्या है दोस्तों? न्यूरॉन जिसे अपन तंत्रिका बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र की क्या है, इकाई है न्यूरॉन। अभी भी मैंने आपको बताया था, और सही लगभग दोस्तों की सही आंसर आ रहा है कि जो तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है वो उसे न्यूरॉन के नाम से जानते हैं अपन, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का जो कार्य होता है वो क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हार्मोन बनाना, आवेग वहन, रक्त शुद्ध करना, या फिर ऊर्जा उत्पन्न करना।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो आवेग होते हैं, इम्पल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं शरीर के अंदर। मान लो ये कोई व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति के जो शरीर के अंदर ये रीढ़ की हड्डी होती है, तो तंत्रिका तंत्र जो से जो आवेग जाते हैं, मस्तिष्क से जो सूचनाएं मिलती है वो किसके माध्यम से, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। और फिर शरीर रक्त कोशिकाओं में हार्मोन्स के माध्यम से वो अपने अंगों तक सूचनाएं पहुंचाती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स पहुंचाती है। फिर अपन कोई कार्य करते हैं, जैसे हाथ को उठाना था है तो सबसे पहले मस्तिष्क से सूचना आती है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से आती है। फिर वो ब्लड सेल्स के माध्यम से हार्मोन्स के द्वारा वो कहाँ तक जाती है, हाथ तक जाती है। फिर अपन यहाँ पे हाथ को उठाने का कार्य करते हैं। तो ये इम्पल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, आवेग जिसे अपन बोलते हैं, वो न्यूरॉन का कार्य होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, श्वसन की मूल इकाई क्या है। दोस्तों यहाँ पे श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो इसकी मूल इकाई है वो क्या है। जिस प्रकार अपन तंत्रिका की मूल इकाई अपन ने देखी थी उसकी न्यूरॉन थी, तो इसी प्रकार अपन को श्वसन तंत्र की जो मूल इकाई है वो किस नाम से जानी जाती है, ब्रोंकस, ट्रेकिया, एल्वियोलाई या फिर फेफड़े। और सभी दोस्त जो नए जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, शेयर और लाइक में आप कमी ना छोड़े। आपके लिए 9,999 क्वेश्चन की जो महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है वो कंप्लीट होने के बाद में आपको आपकी तैयारी में ऐसे लगेगा कि बहुत कुछ आपने हासिल कर लिया है, क्योंकि इससे बाहर लगभग ही शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा। और थ्योरी की भी अपन जल्द मॉर्निंग सेशन में क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और सही आंसर रहेगा दोस्तों एल्वियोलाई होती है, वो यहाँ पे क्या होती है, श्वसन तंत्र की रेस्पिरेटरी सिस्टम की यहाँ पे इकाई होती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों पे ऑक्सीजन का अधिकतम अवशोषण होता है। दोस्तों O2 का इनटेक होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ऑक्सीजन होती है दोस्तों, उसका सबसे ज़्यादा जो अवशोषण होता है शरीर के अंदर वो किसके अंदर होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये मुंह है और ये अपना ट्रेकिया है, विंड पाइप जिसे अपन बोलते हैं। साथ ही में ये लंग्स वाला पोर्शन होता है, मान लो ये लंग्स और ये लंग्स है दोनों तरफ की। तो इनके अंदर है वो गुच्छेदार क्या होती हैं, ऐसे अंगूर के समान गुच्छेदार संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे अपन एल्वियोलाई बोलते हैं, जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ऑक्सीजन का अधिकतम अवशोषण इनटेक किसके द्वारा, क्वेश्चन नंबर 12 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई होती है शरीर में फेफड़ों के अंदर, वही ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और शरीर के CO2 को वापस छोड़ के शरीर से बाहर निकालती है। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्य किया जाता है वो एल्वियोलाई यानी श्वसन तंत्र की इकाई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखें दोस्तों, सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट है वो कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे ब्रीथ रेट के पूछा गया है। जो ब्रीदिंग रेट है वो प्रति मिनट यहाँ पे कितनी रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे बताना है। श्वसन दर है वो 1 मिनट में कितनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 13 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का वो ध्यान रखना है 12 से 18 बार, यानी 12 से 20 बार भी बोल सकते हैं, या ये इसका दूसरा ऑप्शन 16 से 20 बार भी आ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम इसकी 20 बार रहती है और मिनिमम यहाँ पे इसकी 12 बार रहती है। तो 12 से 20 बार अपनी यहाँ पे श्वसन दर ब्रीथ रेट रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, श्वसन गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है। दोस्तों यहाँ पे जो श्वसन जो गैस है O2 CO2 उनका परिवहन है वो किसके द्वारा शरीर के अंदर किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है, बॉडी के अंदर बताना है दोस्तों कि इनका जो O2 CO2 का जो एक्सचेंज है वो किसके द्वारा यहाँ पे शरीर के अंदर किया जाता है वो बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे कोई व्यक्ति होता है मान लो, और इसके अंदर ये मुंह है और ये विंड पाइप के अंदर ये लंग्स होती हैं अपनी दोनों तरफ के, और लंग्स के साथ में ही दोस्तों इसके अंदर जो एल्वियोलाई होती है उनके पास में ही अपने को ब्लड सेल्स होती हैं। वो रक्त कोशिकाएं क्या करती है, ब्लड वेसल्स होती है रक्त वाहिकाएं, वो यहाँ पे O2 को जो बाहर से अपन ने इनटेक की है उस O2 को यहाँ पे खून में छोड़ती है, और जो CO2 होती है ऑलरेडी ब्लड के अंदर उसको वापस से एल्वियोलाई तक पहुँचाती है और फिर वो अपन उसको मुँह के द्वारा बाहर वापस निकाल देते हैं। तो इसके द्वारा पहुँचाने की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा की जाती है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों RBC होती है, ब्लड रेड ब्लड सेल्स होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनके द्वारा है शरीर में O2 और CO2 का यहाँ पे एक्सचेंज किया जाता है। वो अपने को यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 CO2 का परिवहन मुख्यतः होता है दोस्तों CO2 जिसे अपन कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, तो इसका परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में,
कार्बन हीमोग्लोबिन के रूप में और घुली हुई या मुक्त गैस के रूप में। CO2 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। और जितने भी दोस्त नए जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों, शेयर और लाइक करना कभी ना भूले। और चैनल को नए जो भी दोस्त जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। 9,999 क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई जा रही है वो आपको करने के बाद में एहसास होगा कि आपने बहुत कुछ तैयारी यहाँ पे कर ली है। और लास्ट में आपको इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के आपको 1,000 क्वेश्चंस की PDF प्रोवाइड कराई जाएगी नियर बाई एग्जाम के आसपास। तो वो आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 15 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्बन हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, उसके द्वारा है वो यहाँ पे CO2 का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखे दोस्तों। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली कौन सी है दोस्तों? जो लंग्स होते हैं वो लंग्स को ढकने वाली झिल्ली कौन सी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। आपको मैं एक बात बताऊं तो ये तो मान लो अपना ट्रेकिया होता है, वो ट्रेकिया के साथ में ये अपना फेफड़े होते हैं मान लो दोनों तरफ के, ये दायां और बायां होता है। तो इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अंगूर के समान जो गुच्छेदार संरचनाएं होती है उसे अपन एल्वियो बोलते हैं, जो श्वसन तंत्र की क्या होती है इकाई होती है, श्वसन तंत्र की इकाई। लेकिन अगर फेफड़ों के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है वो कौन सी परत के रूप में, उसका क्या नाम है, जिसे अपन फेफड़ों की इकाई के नाम से भी जानते हैं, इसे अपन फेफड़ों की इकाई के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 16 के अंदर दोस्तों प्लूरा। जो प्लूरा होती है वो फेफड़ों के ऊपर जो झिल्ली होती है जो उसको फेफड़ों को ढक के रखती है, जिससे फेफड़ों को क्या होता है आघात नहीं पहुंच पाता है, चोट नहीं लगती है। इसके अंदर फ्लूइड होता है जो यहाँ पे लंग्स को अंदर से क्या करता है प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे श्वसन के समय डायफ्राम है वो कौन सी पोजीशन में आती है वो अपने को यहाँ पे इसमें बताना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायफ्राम है दोस्तों वो कौन से तंत्र में कार्य करती है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या फिर उत्सर्जन तंत्र। तो इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये अपने फेफड़ों के अंदर देखिए दोस्तों, दोनों फेफड़ों के अंदर है ये ट्रेकिया और दोनों फेफड़े होते हैं। साथ ही में जो नीचे जो मसल्स पाई जाती है, एक यहाँ पे जो मसल्स पाई जाती है उसे अपन डायफ्राम के नाम से जानते हैं, डायफ्राम। तो श्वसन के समय है वो फेफड़े में के अंदर जो डायफ्राम मांसपेशी है वो क्या कार्य करती है, क्वेश्चन नंबर 70। और जो सही आंसर रहेगा वो नीचे जाता है दोस्तों, यहाँ पे नीचे जाता है। क्योंकि अपन जैसे श्वास लेते हैं तो फेफड़े क्या करेंगे फूलेंगे, दोनों ही फेफड़े फूलते हैं। और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ खिसक के क्या करती है, दोनों फेफड़ों को क्या देती है, जगह देती है, जिससे वो फूलने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 18। क्वेश्चन नंबर 18, श्वास त्याग के समय फेफड़ों का आयतन कैसा होता है दोस्तों? वापस श्वसन को बाहर निकालते हैं वापस से तो फेफड़ों का जो आयतन है वो कैसा रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जैसे अपन फेफड़ों के अंदर श्वसन को बाहर निकालते हैं, बाहर की साइड में वापस जाती है श्वसन बाहर की साइड में, तो फेफड़ों की आकृति कैसी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो घटती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे श्वसन अपन अंदर लेते हैं, श्वसन को अंदर लेते हैं तो फेफड़ों की आकृति क्या होती है बढ़ जाती है। और जैसे ही अपन श्वसन को वापस से बाहर निकाल देते हैं तो फेफड़ों की आकृति क्या होती है, दोनों लंग्स की अपनी पोजीशन में आ जाते हैं, छोटी हो जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखें दोस्तों। श्वसन का नियंत्रण केंद्र कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे जो अपन श्वसन करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका नियंत्रण केंद्र कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो मस्तिष्क होता है ब्रेन के अंदर है दोस्तों, यहाँ पे वो ब्रेन के अंदर है वो कौन सा यहाँ पे पार्ट है जो अपनी श्वसन की क्रिया को कंट्रोल करता है दोस्तों। श्वसन हो गया, चाहे निद्रा हो गई या फिर सोचने विचारने की शक्ति हो गई, इनका कंट्रोल करते हैं अलग अलग पार्ट होते हैं ब्रेन के अंदर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो मेडुला ओब्लांगेटा होता है वो श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, मेडुला ओब्लांगेटा जो मस्तिष्क होता है उसका नीचे पाया जाता है, बिल्कुल नीचे की साइड में, और इसके पास में पोन की पोजीशन पाई जाती है, पोन की पोजीशन, और इससे जुड़ती है अपनी यहाँ पे रीढ़ की हड्डी। तो मेडुला ओब्लांगेटा के पास में ही रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी के अंदर से जो मेरु रज्जु होती है जिसे अपन स्पाइनल कोड कहते हैं वो इसके अंदर यहाँ पे जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20,
फेफड़ों की कुल क्षमता कहलाती है दोस्तों, लंग्स की टोटल कैपेसिटी है वो उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। फेफड़ों की जो टोटल कैपेसिटी है दोस्तों यहाँ पे उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है कि कितनी इसके अंदर ऑक्सीजन और जो CO2 मिलकर दोनों रह सकती है, वो कितनी इसकी कैपेसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे टोटल लंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों, टोटल लंग्स कैपेसिटी के नाम से कहते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मानव शरीर में कुल मांसपेशियाँ कितनी होती है दोस्तों, मसल्स के बारे में पूछा गया है कि मानव शरीर में है वो कुल मांसपेशी कितनी होती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हड्डी की बात करें अपन बोन की तो 206 हड्डियाँ होती है एक एडल्ट के अंदर, 206 हड्डियाँ होती है दोस्तों यहाँ पे एक व्यक्ति के अंदर। अगर बच्चे के अंदर देखें तो वो 300 तक हड्डियाँ होती है, लेकिन अगर मसल्स की बात करें तो 600 प्लस, और लगभग यहाँ पे 639 इसका ऑप्शन अगर एग्जिट में पूछा जाए तो 639 मांसपेशी, और अगर पूछा जाए तो 600 से प्लस यहाँ पे मांसपेशी है, मसल्स होती है वो शरीर के अंदर यहाँ पे पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 600 से अधिक है मसल्स है वो शरीर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों, स्वैच्छिक मांसपेशियाँ होती है दोस्तों, स्वैच्छिक मांसपेशी जिसे अपन वॉलेंट्री मसल्स, कार्डियक मसल्स भी बोलते हैं, साथ ही में रेखित ऐच्छिक मांसपेशी भी बोलते हैं इसे। तो ये इसकी कैसी होती है, चिकनी होती है, अस्थि होती है, आंतों की होती है या फिर हार्ट की होती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कल भी अपन ने देखा था दोस्तों, इसमें 3 प्रकार की मैंने मांसपेशी बताई थी, जिसमें अपन ने ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी जिसे अपन कार्डियक मसल्स के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 और जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, स्वैच्छिक मांसपेशी होती है वो कैसी होती है, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसके अंदर थोड़ी सा आपको ऑप्शन में करेक्शन करना है, जो वो चिकनी भी होती है और साथ में अस्थि के साथ भी जुड़ी हुई होती है। तो अगर इसका सही आंसर देखें तो दोस्तों यहाँ पे चिकनी मांसपेशी होती है, लेकिन साथ ही में अस्थियों से जुड़ने के कारण ये इसे अपन स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर रहने वाला है यहाँ पे चिकनी मांसपेशी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखें दोस्तों, हृदय की मांसपेशी होती है दोस्तों, हृदय की मांसपेशी उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो 3 प्रकार की मांसपेशी मैंने बताई थी दोस्तों, ऐच्छिक, अनैच्छिक और साथ में कार्डियक मसल्स में मैंने बताई थी, तो उनमें से है वो हृदय मांसपेशी होती है वो कौन सी होती है जिससे हार्ट मिलके बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, जिसे अपन कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। हृदय होता है वो कार्डियक मांसपेशी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो इसमें जो कार्डियक मसल्स होती है उससे मिलके ही हार्ट का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24, क्लास को शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। मांसपेशी संकुचन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है दोस्तों, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के लिए है वो कौन सा यहाँ पे तत्व है या जो एलिमेंट्स होता है वो अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ती है बॉडी के अंदर संकुचन के लिए। एक होता है प्रकुंचन, वापस फैलती है, तो इस क्रिया के लिए है वो कौन सा यहाँ पे तत्व वो अपने शरीर में फैक्टर काम करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ATP, जो ऊर्जा होती है शरीर के अंदर संचित ऊर्जा ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं, वो शरीर के अंदर क्या करती है, मांसपेशियों को संकुचन और प्रकुंचन, जिसमें 2 प्रकार के यहाँ पे प्रोटीन पाए जाते हैं, एक एक्टिन और दूसरा मायोसिन, और एक्टिन के अंदर भी 2 प्रकार के होते हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो इस प्रकार अपने को जो फिलामेंट्स होते हैं वो मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, मांसपेशी तंतु की मूल इकाई कौन सी है, मांसपेशी तंतु जिसे अपन मसल्स फाइबर के नाम से जानते हैं मांसपेशी के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर बताना है दोस्तों मैंने बताया हर चीज़ की कुछ न कुछ छोटी इकाई होती है जिससे मिलकर बना है। जैसे मानव का शरीर ही होता है वो किससे मिलकर बनता है, तो सेल से यानी कोशिका से मिलकर बनता है। अब अंदर ऑर्गन्स होते हैं, प्रत्येक ऑर्गन्स की अलग सेल्स होती है। जैसे अपन ने देखा है अभी जस्टी की तंत्रिका की न्यूरॉन होती है। साथ ही में अगर मांसपेशी देखें तो वो अभी अपन इसको बताएंगे। साथ ही में जैसे अस्थि होती है, अस्थि को ओस्टियोब्लास्ट होती है। तो इसी प्रकार जो मसल्स होती है, मसल्स की कौन सी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है जिससे मिलकर मांसपेशी बनती है। क्वेश्चन नंबर 25
और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सार्कोमियर होती है, वो यहाँ पे मांसपेशी तंतु की इकाई, जिसे अपन उसकी कोशिका भी अपन बोल सकते हैं, मसल्स की कोशिका होती है मांसपेशी की, वो यहाँ पे सार्कोमियर रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 26, एक्टिन और मायोसिन के बीच की क्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार के प्रोटीन, फिलामेंट प्रोटीन है, तो इनके जो बीच की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर बताना है, मांसपेशियों को संकुचित करने के लिए दो प्रकार के अपन ने प्रोटीन है, एक एक्टिन और दूसरा मायोसिन। अब एक्टिन भी दो प्रकार का हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो इनके बीच की जो क्रिया चलती रहती है वो क्या कहलाती है, और वो एक थ्योरी के नाम से जानी जाती है, जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं। और सही आंसर रहेगा दोस्तों फिर इसे अपन स्लाइडिंग के नाम से जानते हैं, और इस थ्योरी का नाम भी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, मांसपेशियों में ऊर्जा संग्रहित होती है। दोस्तों मसल्स के अंदर है जो एनर्जी होती है वो किस रूप में स्टोर होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर दोस्तों बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए चलाए जा रहे हैं। 9999 जो क्वेश्चंस की सीरीज है एमसीक्यूज की, वो इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप इसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग आपका कोर्स यहाँ पे 99% है वो इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस की सीरीज भी ऐसी है। और साथ ही में अपन थ्योरी भी करवाएंगे जल्दी मॉर्निंग सेशन के अंदर, जो पूरा कंसेप्ट बेस आपको क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम के लास्ट में मतलब 10 से 15 दिन पहले आपको 1000 क्वेश्चंस की PDF इंपॉर्टेंट दे दी जाएगी। तो उसके लिए भी आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो लिंक है उसे ज्वाइन करके रहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 और जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में है वो क्या होता है, मसल्स के अंदर है वो एनर्जी स्टोर रहती है, और जैसे ही वापस ज़रूरत पड़ती है तो वो ATP के रूप में टूट के ग्लूकोज के रूप में अपन वापस से ग्लूकोज के रूप में टूट के अपने को क्या देती है, एनर्जी देती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, थकान का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों फटीग आ जाती है, थकान हो जाती है शरीर में, उसका मुख्य कारण क्या होता है। दोस्तों ये अपने मान लो शरीर है, उस शरीर के अंदर हाथ पैर सब होते हैं अपने ये। अब इनके अंदर जो रक्त वाहिकाएं, जो ब्लड वेसल्स पाई जाती है, रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं, उनमें जो खून जाता रहता है, तो उस खून में क्या जाती है, O2 जाती है। जब तक O2 जाती रहती है, ऑक्सीजन जाती रहती है O2, तो वो शरीर में थकान पैदा नहीं होती है। और जैसे ही O2 की सप्लाई कम हो जाती है खून के अंदर, ब्लड के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ने लग जाती है, और इसके कारण अपने को थकान आ जाता है, जिससे अपन किस नाम से जानते हैं, उसे अपन क्वेश्चन नंबर 28 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल का संचय, यानी इसे अपन दुग्धाम्ल के नाम से जानते हैं, इसे अपन दुग्धाम्ल के नाम से जानते हैं। शरीर के अंदर ब्लड जो वेसल्स पाई जाती हैं, रक्त वाहिकाएं, उनमें CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तो दुग्धाम्ल यानी जमने लग जाता है, और जो रक्त है वो गाढ़ा होने लग जाता है, जिसके कारण अपन थकान की स्थिति को महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। दोस्तों यहाँ पे मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला क्या होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों एक तो होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये कोई हड्डी है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए तो क्या किसकी ज़रूरत पड़ती है, ये हड्डी है मान लो, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली ये तो बोन टू बोन है, इसको जोड़ने के लिए तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, और एक होती है मांसपेशी, ये मान लो मांसपेशी है और पास में इसकी हड्डी है कोई, इसको जोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हड्डी को हड्डी से जोड़ने के लिए तो अपने को लिगामेंट की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों यहाँ पे इसे लिगामेंट बोलते हैं, लेकिन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने के लिए इसे अपन टेंडन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेंडन होता है वो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों, सबसे तेज संकुचन करने वाली मांसपेशी कौन सी है, सबसे तेजी से जो संकुचित होती है वो मांसपेशी कौन सी है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सबसे ज़्यादा जल्दी कॉन्स्ट्रक्शन के रूप में कार्य करती है वो कौन सी मसल्स यहाँ पे रहने वाली है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर और सही आंसर रहेगा तो जो अस्थि मांसपेशी, अस्थि की मांसपेशी जिसे अपन स्वैच्छिक मांसपेशी भी बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा संकुचित हो सकती है। साथ ही में जो इनवॉलेंट्री मसल्स जिसे अपन अनैच्छिक मांसपेशी बोलते हैं, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी रहेगी, जो हड्डियों से जुड़ी जो मसल्स होती हैं, जो हड्डियों के ऊपर जो मसल्स पाई जाती है मांसपेशियाँ, वो सबसे ज़्यादा
कॉन्स्ट्रक्शन के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31, रिफ्लेक्स की क्रिया में शामिल तंत्र कौन सा है? रिफ्लेक्स मैंने दोस्तों अभी क्वेश्चन भी आया था, मैंने बताया भी था कि रिफ्लेक्स के अंदर क्या कार्य, कौन कौन मिलकर कार्य करता है। यानी कोई सूचना अगर मस्तिष्क से आ रही है तो उस सूचना को अंगों तक पहुंचाने के लिए कौन कौन यहाँ पे मिलकर कार्य करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे न्यूरॉन और जो मसल्स मिलकर है, तंत्रिका और जो मांसपेशी मिलकर कार्य करती है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्स का कार्य करती है। क्योंकि जैसे ही मस्तिष्क से कोई संवेग आता है तो वो तंत्रिका के माध्यम से मांसपेशियों तक जाता है और मांसपेशी कार्य करने के बाद वापस से उस संवेग को रिफ्लेक्स करके वापस से इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं उनको मस्तिष्क भेजती है। तो इस प्रकार ये अपनी क्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32, व्यायाम के समय श्वसन दर क्यों बढ़ जाती है? दोस्तों एक्सरसाइज के समय है वो यहाँ पे रेस्पिरेटरी की जो श्वसन दर होती है वो क्यों बढ़ जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नए जो भी साथी जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लाई जा रही है, साथ ही में थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट जल्दी ही कर दी जाएगी। आसानी से आपको दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट कोर्स फ्री आपको यूट्यूब के द्वारा करवाया जाएगा। लगभग जो कोचिंग क्लासेज है वो आपसे बड़ा पैसा यहाँ पे वसूल कर रही है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे विद्यार्थी को ध्यान में रखते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, ऑक्सीजन की अधिक मांग होती है शरीर के अंदर, जिसके कारण क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की अधिक मांग होने के कारण व्यायाम के समय श्वसन दर क्यों बढ़ती है? तो शरीर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की डिमांड क्या ज़्यादा होती है, जिससे अपने हार्ट रेट यहाँ पे बढ़ जाती है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, मांसपेशी संकुचन को नियंत्रित कौन करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मांसपेशी को जो संकुचन है, मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है दोस्तों यहाँ पे, उसको श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र या पाचन तंत्र या अंतःस्रावी तंत्र, कौन इसको यहाँ पे कंट्रोल करता है, वो यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 और जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे तंत्रिका न्यूरॉन सिस्टम होता है, वो मांसपेशी संकुचन और प्रकुंचन दोनों को यहाँ पे कंट्रोल करने का कार्य है वो करता है। दोस्तों पूरी बॉडी पे देखा जाए तो सबसे अच्छा कंट्रोल, सबसे ज़्यादा मेन कंट्रोल होता है वो तंत्रिका न्यूरॉन सिस्टम का यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34, दौड़ते समय सबसे अधिक कार्य करता है। दोस्तों अपन अगर रनिंग कर रहे हैं तो उस समय सबसे अधिक है वो कौन कार्य करता है, वो अपने को यहाँ पे बताता है। जैसे रनिंग चल रही है दोस्तों अपनी, और रनिंग के अंदर है वो सबसे ज़्यादा कार्य करता है केवल मस्तिष्क, फेफड़े, मांसपेशी और श्वसन या पाचन तंत्र। इजीली रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। तो इसके अंदर मसल्स और साथ ही में श्वसन तंत्र वो दोनों मिलकर ही कार्य करते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 35, श्वसन नियंत्रण केंद्र प्रभावित होने पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों श्वसन का जो नियंत्रण केंद्र है, कंट्रोल करने वाला, अगर उसमें कोई दिक्कत आई, प्रभावित हो जाए तो वो इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मांसपेशी शक्ति पर, रक्त निर्माण पर, सांस लेने पर या पाचन पर। इजी रहेगा क्वेश्चन 35 और सही आंसर रहेगा दोस्तों श्वास लेने पर, क्योंकि श्वसन तंत्र का मेन कार्य क्या है शरीर के अंदर, तो श्वास से संबंधित है। तो अगर श्वसन का जो केंद्र है कंट्रोल करने वाला वो अगर प्रभावित होता है तो श्वास की क्रिया में ही अपने को यहाँ पे दिक्कत आएगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, मांसपेशी थकान से बचने में सहायक है। दोस्तों मांसपेशियों की थकान होती है, मसल्स की जो फटीग आ जाती है, तो उससे बचने के लिए कौन सी चीज़ अपने को यहाँ पे सहायता करती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मांसपेशियों में अगर ज़्यादा, क्वेश्चन नंबर 36 आंसर बताना है दोस्तों। तो मांसपेशियों में अगर मसल्स हैं और मसल्स में अगर ज़्यादा थकान की पोजीशन बन रही है तो उसे अपन लैक्टिक अम्ल जम जाता है शरीर के अंदर, जिसे अपन दुग्धा अम्ल के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर शरीर में उचित O2 ऑक्सीजन अगर शरीर में सप्लाई अच्छी रहेगी दोस्तों, तो उससे अपनी थकान नहीं आएगी और देरी से थकान आएगी। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उचित ऑक्सीजन की आपूर्ति है दोस्तों यहाँ पे वो शरीर में होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37, व्यायाम के दौरान हृदय गति बढ़ने का कारण क्या है? दोस्तों अभी अपन ने देखा था जस्ट ही कि जो अगर एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम अपनी जो HR होती है, हार्ट रेट होती है, वो यहाँ पे क्यों बढ़ जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है सिंपैथेटिक प्रभाव के कारण। दोस्तों यहाँ पे सिंपैथेटिक मैंने बताया था 2 प्रकार की यहाँ पे
जो अपनी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है पीएनएस, उसके दो प्रकार, एक सिंपैथेटिक, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। तो इसका जो तंत्रिका तंत्र कौन सा वाला, सिंपैथेटिक में असर पड़ता है, जिसके कारण अपनी एचआर है वो बढ़ने लगती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, तंत्रिका आवेग का संचार होता है। दोस्तों जो न्यूरॉन इम्पल्स होते हैं, आवेग होते हैं, उसका संचार है वो किस रूप में होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति होता है, मान लो उसके अंदर जो तंत्रिका आती है वो यहाँ पे मस्तिष्क से होकर रीढ़ की हड्डी के अंदर से जो मेरुरज्जु चलती है, जिसे अपन स्पाइनल कोड बोलते हैं, उसके आधार से निकलती है और फिर इस शरीर के अंदर है वो तंत्रिकाएँ निकलती रहती है इस प्रकार। तो उनसे जो संचार होता है, सिग्नल मिलते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल, वो किस रूप में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रासायनिक और विद्युत दोनों रूपों में मिलेंगे। रासायनिक का मतलब तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिक का मतलब तो विद्युत जो इम्पल्स होते हैं इलेक्ट्रिक, वो मस्तिष्क से सूचना आएगी, लेकिन आएगी किसके माध्यम से, तो वो नसों जो अपनी ब्लड सेल्स होती है, वेसल्स जो रक्त वाहिकाएँ होती है, उनके अंदर जो हार्मोन होते हैं जिसे वो रासायनिक क्रियाएँ करते हैं, फिर अपना जो अंग होता है वो कार्य करता है। तो इस प्रकार दोनों मिलकर इसमें कार्य करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39, श्वसन और मांसपेशी तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों यहाँ पे श्वसन तंत्र, जिसे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम और मसल सिस्टम है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे श्वसन तंत्र और मांसपेशी तंत्र दोनों मिलकर क्या करते हैं, शरीर के अंदर क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पादन यानी एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य करते हैं। वो यहाँ पे दोनों तंत्र यहाँ पे मिलकर करते हैं, जिससे पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी रहती है और अपना शरीर है वो क्रियाशील अवस्था में बना रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, क्लास को भी आप शेयर करें दोस्तों, एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता रहना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी से सबसे अधिक पहले प्रभावित है वो कौन सा अंग अपने को यहाँ पे रहने वाला है। ऑक्सीजन की कमी से सबसे पहले प्रभावित क्या होगा, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा या फिर खून, नाखून, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 40 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी अगर शरीर में होती है तो सबसे पहले मसल्स होती है, मांसपेशी होती है, वो प्रभावित होगी, क्योंकि सीधा सीधा अपना जो ऑक्सीजन है O2 है वो क्या है, रक्त वाहिकाओं के माध्यम से कहाँ तक जाता है, मांसपेशियों तक जाता है, और अगर वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचती है तो कार्य करने में सबसे पहले मांसपेशियाँ ही असमर्थ यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर कौन सा रसायन निकलता है। दोस्तों न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जंक्शन का मतलब होता है, मैं आपको बताऊँ, जंक्शन का मतलब होता है जोड़, यानी जो गांठ होती है, जिसे अपन गांठ के नाम से भी जानते हैं, गांठ के नाम से जानते हैं सॉरी। तो इससे कौन सा यहाँ पे रसायन निकलता है वो अपने को यहाँ पे बताना। न्यूरोन मस्कुलर, न्यूरो का मतलब होती है तंत्रिका और मस्कुलर का मतलब मांसपेशी, जहाँ मिलती है उसे अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या जोड़ बोलते हैं। तो उस जगह एक रसायन निकलता है जिससे दोनों मिलकर कार्य करती है। तो क्वेश्चन नंबर 41 और जो सही आंसर रहने वाला है एसिटाइल कोलिन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एसिटाइल कोलिन के नाम से जानते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से निकलने वाला जो रसायन है वो एसिटाइल कोलिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42, व्यायाम के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। दोस्तों मसल अपन एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान जो लैक्टिक अम्ल बनता है वो अपने को यहाँ पे थकान पैदा करता है। दोस्तों क्या पैदा करता है, थकान पैदा करता है। लैक्टिक अम्ल का नाम आते ही, दुग्धामल का नाम आते ही थकान की स्थिति अपने को समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन ये कौन सी क्रियाओं में बनता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 और सही आंसर रहेगा तो एनाएरोबिक की जो श्वसन है उसमें यहाँ पे लैक्टिक अम्ल बनता है। एनाएरोबिक मतलब ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, जैसे 100 मीटर की दौड़ है, तुरंत अपने को श्वास लेने का टाइम भी नहीं मिलता और तुरंत भागते हैं तो उस समय अपने तुरंत थकान आती है। लेकिन लंबी दूरी की दौड़ों के अंदर क्या होता है, श्वसन क्रिया चलती रहती है और थकान अपने यहाँ पे नहीं बनती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43, श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। दोस्तों यहाँ पे श्वसन जो गैस है, श्वसन अपनी जो गैसें होती हैं कौन कौन सी है, तो दोस्तों यहाँ पे तो एक होती है O2 और दूसरी होती है CO2। तो O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है वो, उसे अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन विसरण के द्वारा होता है, विसरण क्रिया इसे बोलते हैं, जिससे वो लंग्स के अंदर फेफड़ों के अंदर है वो अपने यहाँ पे क्रिया चलती रहती है। दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44,
मांसपेशी का टोन बनाए रखने में सहायक है। टोन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे सख्त, मांसपेशी की सख्ताई, यानी वो ढीली ना रहे, सख्त बनी रहे, अपनी कार्य करने के लिए वो तैयार रहे, कार्य करने के लिए तैयार रहे, कार्य के लिए तैयार रहे, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं। तो इसके बनाए रखने में कौन सा यहाँ पे पार्ट है वो यहाँ पे कार्य करता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट यहाँ पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 44 और जिससे आंसर रहेगा दोस्तों सेरिबेलम। सेरिबेलम पार्ट होता है जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट भी होता है, तो वो कार्य करने के लिए मसल्स को यहाँ पे तैयार रखता है, टोन रखता है उसके अंदर। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 45, व्यायाम से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से या कभी नहीं, या रोग के केवल रोग में। तो ये अपने को बताना है कि व्यायाम करने से जो फेफड़ों की लंग्स की कैपेसिटी होती है वो बढ़ती है, तो थोड़ी देर के लिए ही बढ़ती है या फिर लंबे समय तक ही वो बढ़ जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्थायी रूप से, अगर लंबे समय तक अपना एक्सरसाइज व्यायाम करते रहे तो अपने लंग्स की कैपेसिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाती है, जिससे अपने शरीर में ऑक्सीजन O2 लेवल लेने की जो कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 46, सबसे अधिक ऑक्सीजन खपत होती है, किसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है वो यहाँ पे खर्च होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। O2 का कंजप्शन है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा किसमें होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 46 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तीव्र व्यायाम के दौरान है उच्च गति की जो क्रियाएं करते हैं उसमें अपने को शरीर में डिमांड सबसे ज़्यादा O2 की यहाँ पे डिमांड रहने वाली होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 47, मांसपेशियों को आदेश मिलता है दोस्तों, मसल्स को होते हैं उनको यहाँ पे जो आदेश है वो किससे मिलते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों बहुत बार अपन ने देखा भी है जो इनको जो सिग्नल्स होते हैं, आवेग और संवेग होते हैं, वो किससे मिलते हैं। तो प्रश्न नंबर 47 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो तंत्रिका आवेग मिलते हैं, क्योंकि इसे अपन न्यूरॉन इम्पल्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी अपन इसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों यहाँ पे मसल्स को सूचना मिलती है और मांसपेशी अपना कार्य चालू कर देती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 48, फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है। वाइटल कैपेसिटी मतलब उसकी श्वास लेने की क्षमता, वाइटल कैपेसिटी अपन जिसे बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे फेफड़े होते हैं दोनों, इन लंग्स की कैपेसिटी है दोस्तों यहाँ पे वो किससे बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 48 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे व्यायाम एक्सरसाइज करने से है वो लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाती है, और धूम्रपान और जो रोग होते हैं उसके कारण अपनी लंग्स की कैपेसिटी, श्वसन दर की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिससे अपने को अस्थमा रोग हो जाता है। इससे कौन सा रोग, अस्थमा रोग यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों, तंत्र की सबसे छोटी इकाई। दोस्तों मैंने शुरुआत में बताया था कि हर चीज़ शरीर की बॉडी यानी मेन शरीर ही सबसे पहले कौन सी इकाई से, सेल से यानी कोशिका से मिलकर बना है, और अंदर जो अपने अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो भी किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनते हैं। जैसे मान लो कि जैसे श्वसन तंत्र है तो उसकी इकाई कौन सी है, तो मैंने बताया था एल्वियोलाई होती है। मांसपेशी तंत्र की सार्कोमियर होती है। तो इसी प्रकार तंत्रिका तंत्र है वो किससे मिलकर बनता है, क्वेश्चन नंबर 49 और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे न्यूरॉन से मिलकर बनता है। तो ये इसकी सबसे छोटी इकाई यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखें दोस्तों, शरीर की समन्वय प्रणाली में शामिल नहीं है। दोस्तों शरीर की जो कोऑर्डिनेशन प्रणाली है उसमें शामिल है वो कौन सी क्रिया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो शरीर, पूरा शरीर है, इस शरीर पे पूरे पे कंट्रोल रखने का कार्य है, कंट्रोल करने का कार्य है, वो कौन सा यहाँ पे प्रणाली करती है, कौन से तंत्र मिलकर यहाँ पे कार्य करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 और जो सही आंसर रहेगा दूसरे पे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी एंडोक्राइनोलॉजी, जिसे अपन किस नाम से ग्रंथि बोलते हैं, हाँ ग्रंथि होती है शरीर की, वो मिलकर क्या कार्य करती है, शरीर को कंप्लीट यहाँ पे कंट्रोल करने का कार्य करती है। तो चलिए दोस्तों ये आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कैसी लगी क्लास वो भी बताइए, और स्कोर कितना हुआ है लास्ट में कमेंट करके बताइए। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और आप जुड़े रहे। जल्दी अपन थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।